हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का बायोलॉजी का सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं आपको 3 सवाल बताऊंगा 2 नंबर वाला और 2 सवाल बताऊंगा 5 नंबर वाला, यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस जो 5 सवाल है, इन 5 सवाल को आपको याद करना, अगर याद नहीं तो याद करना है, याद है तो बल्ले बल्ले। ओके, आप लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटा का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करना ताकि इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियो जो कि जब भी अपलोड करूंगा तो आपको मिलेगा। ओके, इस आईडी से मुझे फॉलो भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना देर किए। पहली बार है तो आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सबसे पहला सवाल यहाँ पे, केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? आपको पता है, ऑब्जेक्टिव सवाल में बनता है कि बेकिंग पाउडर का प्रयोग किसमें करते हैं जी? केक या पावरोटी बनाने में। तो केक खाते हैं, पावरोटी भी खाते हैं तो फुला हो जाता है, उसमें बेकिंग पाउडर मतलब ये तो फुला देता है वो, है ना। चलिए जानते हैं क्यों क्या आता है, उसको सजा के अरेंज करके कैसे लिखेंगे। बेकिंग पाउडर एक सूखा रासायनिक रिसाव एजेंट है, ठीक है। सूखा मतलब ड्राई, एक केमिकल क्या बोलते हैं, रासायनिक एजेंट है जो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट और एक कमजोर एसिड का मिश्रण है। कौन सा? एक कमजोर, यानी कि दुर्बल अम्ल बोलते हैं ना, कमजोर एसिड का मिश्रण होता है। इसका उपयोग मात्रा बढ़ाने और पके हुए माल की बनावट को हल्का करने के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल सही बात है। हम क्यों करते हैं उपयोग? इसका मात्रा देखते हैं, छोटा सा केक कितना बड़ा हो जाता है, उस केक में बहुत कम मात्रा में आटा होता है, जो भी मैदा होता है ना बहुत कम होता है, उसको मिलाने के बाद होता है क्या ना, क्या होता है, वो बढ़ जाता है, बड़ा होता है, वृद्धि हो जाता है उसमें, और फूल भी जाता है, थोड़ा सा हल्का भी हो जाता है, ठीक है ना। तो बेकिंग पाउडर एक एसिड बेस प्रतिक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बटर या आटे में छोड़ने का काम करता है। एक्चुअली होता है क्या ना, जब बेकिंग पाउडर हम मिलाते हैं, किसमें? बेकिंग पाउडर जो एसिड है उसको हम अगर आटे में जब मिलाते हैं या बटर में हम मिलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे निकलता है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और वो छोड़ता है, जिससे क्या होता है, गीले मिश्रण में बुलबुले। अब जो उसमें जो मिश्रण है ना, उसमें क्या होता है, बुलबुला टाइप का बन जाता है और वो क्या होता है, हल्का हो जाता है। इस तरह से मिश्रण का रिसाव होता है, इसलिए बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। क्यों? समझ में आ गया क्यों? क्योंकि पावरोटी या जो पावरोटी या केक है या बटर है तो उसको ना हल्का करने के लिए किया जाता है। जब उसमें हम छोड़ते हैं एसिड को, बेकिंग पाउडर को जब डालते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और बुलबुला कर देता है, ठीक है ना। मिश्रण को क्या करता है? बुलबुला करता है, ठीक है। इसीलिए हम जो इसका प्रयोग करते हैं, और वो हल्का भी हो जाता है, मात्रा भी बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पे इतना लिखोगे काफ़ी है। ओके, इंग्लिश वाले प्यारे स्टूडेंट इसको देख लो, इंग्लिश वाले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, है ना, क्योंकि आपके लिए इंग्लिश का भी सवाल लाता हूँ। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, ऐसा मत सोचना कि सर ये आप तो कुछ और पढ़ा रहे हिंदी में, नहीं, आपके लिए भी पढ़ा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव तो पूरा गर्दा उड़ाया हूँ, इंग्लिश में भी, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है, और इंग्लिश सब्जेक्टिव में भी आपके लिए ला रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके साथ जितने सारे इंग्लिश वाले प्यारे हैं सबको जोड़िए चैनल पे। ओके, मैं दोनों के लिए काम कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ साथ कर रहा हूँ। और इंग्लिश वाले प्यारे तो उसको बल्ले बल्ले हो रहा है, क्योंकि हिंदी भी मिल रहा है और इंग्लिश में मिल रहा है, डबल नॉलेज मिल रहा है, ठीक है ना। पाचक एंजाइमों का कार्य क्या है? जो एंजाइम पाचन का काम करता है, खाना को पचाता है, उसका काम क्या बताना है। पाचक एंजाइम भोजन के टूटने में मदद करता है ना। जो पाचक एंजाइम है हमारे पेट में, वो क्या काम करता है? जब हम भोजन करते हैं ना तो उसको तोड़ता है। हालांकि तो पहले हम तो मुंह से ही तोड़ लेते हैं, दांत से पहले तोड़ लेते हैं उसको। पहले पाचन दांत से शुरू हो जाता है ना, भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो दांत से पहले तोड़ते हैं उसको, जब पेट में जाता है तो एंजाइम क्या करता है, भोजन को और टुकड़ा टुकड़ा करता है, तोड़ता है, ताकि भोजन में मिला हुआ पोषक तत्व, जो भोजन में पोषक तत्व मिला हुआ, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, है ना, ये सब जो पोषक तत्व जो भोजन खाए उसमें मिला हुआ है, तो उसको क्या किया जा सके, अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब किया जा सके। या क्या होता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जैसे बड़े बड़े अणु, जो आपको छोटा नहीं बड़ा लग रहा है उसमें, है ना, तो जो भोजन में प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, इस टाइप के बड़े बड़े अणु को जो है छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, छोटा छोटा कर देता है, जिससे क्या होता है, घुलनशील हो जाता है, घुल जाता है, और उन्हें शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। शरीर के द्वारा क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो एंजाइम, पाचक एंजाइम का यही काम है कि जो हम भोजन करते हैं वो भोजन को टुकड़ा टुकड़ा करता है, और जो प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, उनमें जो मिला हुआ है ना उसको भी उसी को करता है टुकड़ा। एक्चुअली भोजन को टुकड़ा करने का मतलब ये हुआ कि भोजन में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा है उसको और छोटा छोटा महीन पीस देता है। इससे क्या होता है कि घुलनशील, वो घुल जाता है। अब घुल जाएगा तभी तो आपके बॉडी में लगेगा, है ना। अच्छा, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई बंदा है खूब खाता है, बोलता है मोटे नहीं हो रहा,
तुम खा रहा तो जा कहाँ रहा सुने कि नहीं, कोई बंदा ऐसे भी बहुत होता है पतला दुबला रहेगा और खाना एकदम 2-2 प्लेट खाएगा, तो सोचने वाला बात है कि साला खा रहा तो जा कहाँ रहा। एक्चुअली ना वो जो पोषक तत्व है उसको मिल नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो पोषक तत्व है उसको चाहिए, तो पोषक ऐसा नहीं कि जो 2 प्लेट खा लेगा तो उसका बहुत मोटा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना। पोषक तत्व जो मिलेगा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, तो उसको बॉडी में लगेगा। उसका बॉडी अवशोषित करना भी तो मांगता है ना, अगर उसका बॉडी अवशोषित नहीं करेगा तो तुम एक डेग खा लेगा, एक डेगची खा लेगा, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। बहुत लोग देखे पतला पतला आदमी मोटा मोटा 2-2 प्लेट खा लेता है ना, और उसका बोलता है तुम खाते हो या तुम खाते हो भोजन को या भोजन तुम्ही को खाता है। बहुत लोग ऐसे भी देखते हैं, है ना। इंग्लिश वाले इसको नोट कर लेना, बहुत कम आएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब समझिए। देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिला हुआ किसमें, हीमोग्लोबिन में, बस यही तो समझना है। जब ये समझ लीजिएगा तो डिफिनेशन क्लियर हो गया। हीमोग्लोबिन समझते हैं जो ब्लड में पाया जाता है, जो खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाना आपस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। देखिए यह एक ऐसी विधि है, यह वह विधि जिसमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में मिलता है, और मिलने के बाद ही तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। जब हम सांस लेते हैं ना, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, और हम जैसे सांस लेना ऑक्सीजन जाके हीमोग्लोबिन जाके टच मिल जाता है, और वही हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है ऑक्सीजन के साथ मिल करके, और वो जो है शरीर के पूरे भाग में जाता है। तो हीमोग्लोबिन में ब्लड है, ब्लड जो है ऑक्सीजन का ढोने का काम ये करता है, आपको पता है। जब मिलता है तभी इसको हम शुद्ध रक्त कहते हैं, है ना। यानी कि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन जब मिलता है तब जाके शुद्ध रक्त कहलाता है, और यही जो रक्त होता है पूरे शरीर में जाने के लिए तैयार होता है। बिना ऑक्सीजन का वो रक्त शरीर में नहीं जाएगा। यानी कि आपको बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसा नहीं कि खाली आपको नाक को चाहिए ऑक्सीजन, नहीं, आपके बॉडी में जितनी सारी कोशिकाएं हैं, हर चीज को, चूंकि कोशिका में ही तो ऑक्सीजन जाता है ना, वही उसी को तो चाहिए, तुमको थोड़ी नहीं चाहिए, कोशिका को चाहिए ऑक्सीजन, है ना। तुम खाली बोल रहे हो मुझे ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन चाहिए एक्चुअली कोशिका को। हम जो खाना खा रहे बस मुंह से अंदर जा रहा है, लेकिन एक्चुअली खाना जो हमारे बॉडी में जो कोशिकाएं हैं जो भी है ना, उसको प्राप्त हो रहा, और उसी के बदौलत हमको एनर्जी मिल रहा। हमको लगता है भाई साहब बड़ा बलवान हो गए, बड़ा ताकतवर हो गए, है ना। तो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से मिलता है तब जाकर के वो पूरे बॉडी में जाता है, और वो जो है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। समझ में आ गया इसको, चलिए ये देखिए नोट कर लीजिए। चौथा सवाल ये जो है ना लॉन्ग सवाल, ये 5 नंबर वाला सवाल है, ठीक है ना। 5 नंबर सवाल ये पूछा गया एग्जाम में, आराम से लिखिएगा। ओजोन का निर्माण एवं अवक्षय किस प्रकार होता है। देखिए ओजोन एक गैस है जो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर जिसको बोलते हैं, है ना, पृथ्वी के चारों ओर एक मोटी परत के रूप में पाई जाती है। यह गैस सौर ऊर्जा के प्रभाव में ऑक्सीजन के अणुओं के टूटने से बनती है। कैसे बनता है, ऑक्सीजन के अणुओं के टूटने से बनते। सवाल पूछा जा रहा है कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है और अवक्षय कैसे होता है, यानी कि ओजोन बनता कैसे है और उसका खात्मा यानी कि अवक्षय बर्बादी कैसे होता है। ऐसे नहीं बोला कि ओजोन का क्या फायदा नहीं पूछ रहा है, इसे फायदा बताने की जरूरत नहीं है, जितना पूछेगा उतना ही आपको देना है, ठीक है ना। तो बोला कि या जो गैस ना सौर ऊर्जा को जो सौर ऊर्जा जो सूरज से निकलने वाला ऊर्जा हो रहा उसके प्रभाव में आता है, और ऑक्सीजन के अणु जो टूटता है तो उसी से बनता है क्या बोलते हैं, ओजोन। पहले ऑक्सीजन का अणु परमाणु के रूप में टूटता है। ऑक्सीजन का टूटता है परमाणु के रूप में, उसको हम लोग परमाणविक ऑक्सीजन कहते हैं। जब ऑक्सीजन परमाणु के रूप में टूटता है तो उसको परमाणविक ऑक्सीजन कहते हैं। तो परमाणु के रूप में टूट जाता है। अब परमाणवीय जो ऑक्सीजन है ना, वो जो आणविक ऑक्सीजन से मिलता है, यानी कि एक अणु वाला, जैसे ये देखो ये आणविक है, ये क्या है, परमाणविक है। अब यहां समझो, ऑक्सीजन था, ये क्या था, ऑक्सीजन था, और ये जो दो ठो क्या परमाणविक ऑक्सीजन में टूट गया। अब यही इनमें से कोई एक ठो परमाणविक ऑक्सीजन, अब जब जो रियल वाला जो ऑक्सीजन है और ये परमाणविक ऑक्सीजन जब फिर आपस में मिलेगा, यानी कि उसी का टूटा हुआ भाग, ऑक्सीजन का टूटा हुआ भाग फिर एक ऑक्सीजन से जाकर मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा, ओजोन बन जाएगा। ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको लिखिएगा ना, इसी पर आपको 2 नंबर देगा, एकदम हंस करके बोले वाह गजब यार क्या लिखा है। क्योंकि ये ना बहुत ही पॉजिटिव लाता है। आप अगर केमिस्ट्री का सवाल लिख रहे हो और अगर उसमें केमिकल इक्वेशन बनता है, रासायनिक समीकरण बनता है, तो एकदम उसको लिखिए। नहीं लिखिएगा ना तो इफेक्ट पर, लिखिएगा तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, एग्जामिनर आपका नंबर बहुत अच्छा देगा, ठीक है ना। आप जानते हैं इसका अवक्षय कैसे होता है। ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा छतरी की तरह काम करती है ना, पृथ्वी को क्या करती है, सुरक्षा करती है।
प्रोटेक्ट करती है। जब वायुमंडल में, जब एटमॉस्फेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, एरोसोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं क्लोरीन की सांद्रता बढ़ जाती है, मतलब जब, है ना, जब वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ जाता है, एरोसोल बढ़ जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरीन की सांद्रता जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, तब रसायन क्या होता है, ओजोन से अभिक्रिया करता है। अब जो O3 है ना, उसे क्या करता है, रिएक्शन करता है जी, इससे ओजोन परत की क्या होती है, चौड़ाई जो है घट जाती है। अब ओजोन परत जो मोटी मोटी परतें थी वो घटने लगती है, और जब चौड़ाई घट जाएगी तो जाहिर सी बात छेद भी हो सकता है ना जी, छेद भी हो सकता है, इतनी मोटी परतें थी। अब अगर इसको रिएक्शन करेगा तो इतनी मोटी हो जाएगी, इतनी मोटी हो जाएगी, तो क्या होगा, छेद हो जाएगा। इस तरह ओजोन अवक्षय होने लगता है, ठीक है ना। तो इतना लिखना आपको 5 नंबर मिलेगा, और इतनी बात आप मेरे ख्याल से एक पेज में तो आराम से लिख दीजिएगा, है ना। मेरा एक लाइन आपको कॉपी में तो 2 लाइन बन ही जाएगा। क्या बोलते हैं जी, मेरा एक लाइन बन रहा तो आपको कॉपी में तो डबल लाइन बन जाएगा। मतलब देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूना 18 लाइन बनेगा। और ये जो इक्वेशन है ना भाई, ये वाला इक्वेशन बहुत गजब का है, इक्वेशन पे आपको 2 नंबर मिलेगा। चलिए अब इसी का इंग्लिश वाला है, जो इंग्लिश वाला है इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। हाउ इज ओजोन क्रिएटेड एंड डिप्लेटेड, ओके। तो ये है क्रिएट कैसे बनता है, और इसका ये फॉर्मूला नोट कर लेना। उसके बाद इसका क्या बोलते हैं, डिप्लेटेशन कैसे होता है, मतलब अवक्षय कैसे होता है, खत्म कैसे होता है, बर्बादी कैसे होता है इसका। चलिए अगर सवाल पूछेगा ओजोन की सुरक्षा के लिए तो फिर आप बता दीजिएगा ओजोन की सुरक्षा के लिए हमें क्या करें, या ओजोन का उपयोग पूछा जाए कि ओजोन क्या फायदा पहुंचाता है तो बता दीजिएगा, है ना। कि इसके जो पराबैंगनी किरणें जो सूरज से निकलती है वो जो पृथ्वी तक आने से रोकती है ओजोन, है ना। अगर इस पृथ्वी तक पहुंच जाएगी तो मानव के शरीर पर बहुत बुरा असर प्रभाव पड़ेगा, त्वचा कैंसर भी हो सकता है, बहुत सारा 2-3 टाइप की बीमारी भी हो सकता है। आगे बढ़ते, देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल मैं आपको बताऊं ना, अब मैं 2011 में एग्जाम दिया था, ठीक है ना, मैट्रिक का। तो मैं जब एग्जाम देने गया था, मैं पढ़ा था नहीं सवाल इसको, लेकिन मुझे पता है ये सवाल आया था एग्जाम में, और हमको पता नहीं था कि ये सवाल आएगा। तो मैं ना सुबह सुबह एग्जाम देने के लिए जाना था, रात में, कल देना था एग्जाम, आज रात में हम इसको देख लेते खाली। हमको लगा था पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा, चलो देख लेते, और हम ऐसे ही पढ़ लिए, मतलब क्या ना, ऐसे ही रफली जो है पढ़ लिए। और भाई साहब मत पूछो, एग्जाम गए तो क्वेश्चन जो है छपा हुआ मिल गया। हम तो, मेरा तो हवास गुम हो गया, पैरों तले जमीन खिसक गई मेरी। हम बोले यार ये क्या हो गया, ये मैं तो अच्छा से होता, पढ़ लेता अच्छा से तो अच्छा होता, फिर जैसे पढ़ा वैसे ही लिख दिया। तो आप लोग इस बात से वंचित न रहो, जितनी तरह के सवाल है जितना ज़्यादा सवाल तुम पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम एक नज़र देखा छोड़ दिया और वही सवाल छपा हुआ मिल गया तो तुम भाई साहब वहाँ बहुत पछताओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ जितना सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबको कम से कम एक नज़र अच्छी तरीके से देख लो, अच्छी तरीके से। मेरे तरह मत देखना, हम तो ऐसे ही देख लेते, अच्छी तरीके से देख लेना, ओके, ताकि आ जाए ना तो कुछ ना कुछ तो छाप ही दो तुम अच्छी तरीके से। अब देखिए ये बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है, क्यों जरूरी। इसका 2 सवाल बनता है। एक आता है कार्बन डाइऑक्साइड को साबित करने के लिए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी है पौधों के लिए, साबित कीजिए। या तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, इसके लिए। तो मुझे प्रयोग के लिए लक्ष्य एकदम ऐसे ही लिखना, ठीक है। प्रयोग के लिए लक्ष्य लिखेंगे, क्या हमको, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा एम क्या है, यह दर्शाने के लिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। उसके बाद सामग्री लेंगे, है ना, जो चीज लगेगा, गमले का पौधा ले लेंगे, एक ठो शराब ले लेंगे जिसको एल्कोहल बोलते हैं ना जी, आयोडीन घोल ले लेंगे, आसुत जल ले लेंगे, बीकर ले लेंगे, पेट्री डिश जिसमें पत्ती को रखेंगे, ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रक्रिया। विभिन्न पत्तियों वाला एक गमला, जो गमला लेंगे ना उसको 2-3 दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए धूप में छोड़कर अंधेरी जगह रख देंगे। मतलब जो गमला लेंगे उसको धूप में नहीं, बल्कि जहाँ पे धूप नहीं जा रहा वहां पे रखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि प्रकाश संश्लेषण रुक जाए, प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। अच्छा, अब देखो फिर पौधे को 6 से 8 घंटे के लिए सूरज की रोशनी में रखें। आप यहाँ पे ना 6 से 8 घंटे, जब आपको किताब में मिलेगा 2 से 3 दिन, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए, इससे कोई हर्जा नहीं। 1 से 2 दिन, 48 घंटा लिख दो, चाहे 24 घंटा लिख दो, कोई हर्जा नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर इसे जो है लिख देना 24 घंटे के लिए सूरज की रोशनी में छोड़ देना, 2-3 दिन भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। सूरज की रोशनी में रख देते हैं। अब देखो क्या होता है, अब उस पत्ती को कुछ मिनटों के लिए पानी में उबालते हैं, यानी कि रखने के बाद जब सूरज की रोशनी में रख देंगे 2-3 दिन या 6 से 8 घंटा जो भी रख देंगे, उसके बाद एक पत्ती लेंगे, है ना, जो पत्ती मैंने छोड़ा था, उस पत्ती को कुछ मिनटों के लिए पानी में उबालते हैं। फिर उसे एल्कोहल से क्या करें, एल्कोहल में रखेंगे, जो मेरा था ना डिश था ना उसमें एल्कोहल डालें और उसमें पत्ती को डुबाएंगे, रखेंगे, उबालेंगे, एल्कोहल में डालकर पत्ती को क्या करेंगे, उबाल देंगे। काहे कि जो पत्ती का जो हरा रंग है ना उड़ जाए,
किस लिए उबालेंगे? हरा रंग उड़ जाए और पत्ती पूरी तरह रंगहीन हो जाए, उसका कलर ही खत्म हो जाए, है ना। अब क्या करेंगे? अब इसे हल्के गुनगुने पानी से धो लें ताकि पत्ती में लगा हुआ क्लोरोफिल अच्छी तरह से धुल जाए। अब क्या करेंगे? उसके बाद इस रंगीन पत्ती को आयोडीन से घोलते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे? आयोडीन से घोल देंगे। अब देखो भाई, घोल दिया तो आपको यहाँ पे एक फिगर भी बना लेना। मैंने तो फोटो खींच के लगा दिया। फिगर बनाइएगा आप कि इस तरह से पत्ती था, एक पत्ती मैंने लिया, है ना, इसमें डुबाया, ये देखो एल्कोहल में उबाल रहा, ठीक है ना। ये आयोडीन यहाँ पे है, इसमें क्या इस आयोडीन से घोलेंगे तो पत्ती का भाग जो गाढ़े रंग का। अब देखो इस तरह पत्ती आपको बनाना है, फिगर बना लेना है, ठीक है, किताब में बना हुआ देख लीजिएगा। अब देखो हमारा निकलेगा एक अवलोकन निकलेगा। अवलोकन क्या है? पत्ती में 2 रंग क्षेत्र दिखाई दे रहा, वे लाल भूरे और नीले काले होते हैं। जो 2 तरह के कलर दिखाएगा पत्ते में, लाल भूरा और काले नीले काले, ठीक है। अब या तो पीले काले भी कहेंगे, पीले भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं। अब निष्कर्ष जो निकला ना, जो हमारा कंक्लूजन निकला, इससे यह निष्कर्ष निकला कि पत्ती के जो पहले के हरे जो भाग था ना, नीले काले में बदल जाता है। जो पहले जो हरा टाइप का जो भाग था जिसको हम धोए थे, वो नीले काले में बदल जाता है, जबकि पीले भाग लाल भूरे रंग का हो जाता है। अच्छा, ये जो हुआ ना लाल भूरे रंग का हुआ, वो पीला वाला कलर लाल भूरे हो गया, और नीले काले जो ये जो हरा कलर था ना, हरा वाला कलर वो नीला काला हो गया, और जो पीला कलर था वो जो है लाल और भूरे होता है। लिखना ना, जब कि पीले भाग लाल और भूरे रंग का हो जाता है और पत्ती के हरे भागों में क्लोरोफिल होता है। पत्ती के हरे भागों में क्लोरोफिल होता है, इसलिए वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है ना, और स्टार्च का उत्पादन करते हैं जो आयोडीन के साथ नीला काला हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बात को आपको लिखना है, निष्कर्ष निकालना है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे लोग देख लो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। ये प्रोसेस है, प्रोसेस लिख लेना। अब कोई जरूरी नहीं कि एकदम 6 से 7 ही दिन रहे, 24 घंटा भी लिख सकते हो, 48 घंटा भी लिख सकते हो, 2 से 3 दिन भी लिख सकते हो, ओके। ये लिख लेना, और जहाँ तक हो सके आप अगर मेरी बात को समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप किताब में देख सकते हैं, गाइड में देखिए, उसमें और अच्छा से समझाया गया हो तो और अच्छा समझे आप, जैसे भी आपको समझना है, ओके। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे लास्ट करते हैं। इसका PDF मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहाँ से आप लिंक पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो को देख खाली PDF से मतलब नहीं, आपको याद करने से मतलब है। तो याद आपको कितना है नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होता है, और मुझे पता चलेगा ना कि आपको कितना सवाल याद था, आपने क्या इसमें किया है, ठीक है ना। तो सवाल याद था जितना भी मुझे बताना, नहीं याद था इसको नोट करना। बहुत 5 नंबर वाला सवाल एकदम सुपर इंपॉर्टेंट है, ओके। बाय।